नमस्कार, मैं रमेश कुमार, हिंदी प्रवक्ता, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नौरंगाबाद राजपुतान, चरखी दादरी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के अध्याय नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन का अध्ययन करेंगे। इस प्रस्तुति में डॉक्टर योगेश वशिष्ठ जी का विशेष और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं योगदान रहा है। आइए हम नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन अध्याय का अध्ययन करते हैं। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। लेखन सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, पारंपरिक लेखन और गैर पारंपरिक लेखन। पारंपरिक लेखन से अभिप्राय उस लेखन से है जिसमें लेखन के विषय व लेखन की शैली परंपरागत रूप से ली जाती है या परंपरागत विषय व शैली की तरह से रहती है, जबकि गैर पारंपरिक लेखन से अभिप्राय उस लेखन से है जिसमें लेखन के विषय व लेखन की शैली परंपरागत लेखन शैली और विषय से भिन्न रहती है या उसमें नवीनता रहती है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तो लिख। हिंदी कवि भवानी प्रसाद मिश्र की ये पंक्तियाँ नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के लिए सटीक लगती हैं। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन अध्याय को हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। आइए इसका बिंदुवार अध्ययन करते हैं। इस प्रस्तुति के अंत तक हम समझ पाएंगे, पहला क्या है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, दूसरा नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन क्यों लगता है चुनौती, तीसरा क्या निश्चित है नए व अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के विषय और प्रारूप, चौथा नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के लाभ, पांचवा क्या नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन की कोई तकनीक है, छठा नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के लिए सुझाव, तथा सातवां बिंदु रहेगा कैसे करें नए व अप्रत्याशित विषयों पर लेखन की तैयारी। आइए इसका बिंदुवार अध्ययन करते हैं। पहला बिंदु क्या है नए व अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। सर्वप्रथम हम नए व अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के शब्दार्थों को जानते हैं ताकि हमें नए व अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को समझने में आसानी हो। नए, नए का अर्थ है नया, नवीन, पहले से भिन्न आदि। अप्रत्याशित शब्द ए जमा प्रति जमा आशा जमा इत से बना है, जिसका अर्थ है जिसकी आशा न की गई हो, जिसके घटने व होने की आशा न हो। लेखन, लेखन केवल यांत्रिक हस्तकौशल नहीं है। भाषा के सहारे किसी बारे में विचार करना व उन विचारों को व्याकरणिक शुद्धता के साथ व्यक्त करना लेखन है। और भाषा भी केवल विचार अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि भाषा विचार करने, चिंतन करने का भी एक माध्यम है। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, पहले से अलग व आशा से भिन्न विषय पर लिखना। इसमें लेखक बिना पूर्व तैयारी के अनजान विषय पर तत्काल ही अपने अनुभव व स्मृति के आधार पर लिखता है, अर्थात लेखक को विषय के संबंध में पूर्व से जानकारी नहीं होती और उसे तत्काल ही दिए गए विषय पर लिखना होता है। इसलिए वह अपने अनुभव व स्मृति के आधार पर ही अपना लेखन कर पाता है।
नए व अप्रत्याशित विषयों पर लेखन गैर परंपरागत लेखन है, अर्थात इसमें विषय और शैली दोनों की नवीनता रहती है। नए व अप्रत्याशित विषयों पर लेखन सृजनात्मक लेखन है। सृजनात्मकता से तात्पर्य है जहाँ लेखन में कोई नवीनता होती है, पहले से भिन्नता होती है, या लेखक जिसमें अपने विचारों को अपनी तरह से प्रस्तुत करता है, वह दूसरों के विचारों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि अपनी तरह से सोचता है और उसकी सोच में कोई नवीनता होती है, उसके प्रस्तुतिकरण में, उसकी शैली में एक भिन्नता, एक नवीनता रहती है। वह एक तरह से एक सृजना करता है। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के लिए परंपरागत विषयों पर लेखन की तरह से पहले से तैयार प्रचुर लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं होती। जिस तरह से जो परंपरागत विषय हैं या परंपरागत लेखन है, उसमें पहले से सामग्री उपलब्ध रहती है, लेकिन नए और अप्रत्याशित विषयों के संबंध में ऐसी सामग्री पहले से उपलब्ध नहीं रहती। वस्तुतः हम कह सकते हैं किसी वस्तु, घटना, स्थान और व्यक्ति के बारे में अपनी स्मृति व अनुभव के आधार पर कम समय व कम शब्दों में सुंदर व व्यवस्थित ढंग से लिखना ही नए व अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कहलाता है। आइए दूसरे बिंदु पर बात करते हैं। नए व अप्रत्याशित विषयों पर लेखन क्यों लगता है चुनौती? यह सही है कि अधिकांश लोगों के लिए नए व अप्रत्याशित विषयों पर लेखन चुनौती की तरह लगता है, लेकिन क्यों? आइए इस पर विचार करते हैं। हम इन दो बातों के माध्यम से समझेंगे कि यह लेखन चुनौतीपूर्ण क्यों लगता है। पहला, आपने पिछली बार फिल्म कब देखी थी? खैर, जब भी देखी हो, सिनेमा घर के बाहर का दृश्य आपके जेहन में होगा। फिल्म के नाम को लेकर आपके मन में कोई ख्याल आया होगा। फिल्म के दृश्यों को देखकर और संवादों को सुनकर आपके मन में अनेक विचार आए होंगे। अब जरा सोचिए, क्या आप इन सब ख्यालात को व्यवस्थित लेख की शक्ल दे सकते हैं? आइए अब दूसरी बात पर गौर करते हैं। आपने आज सुबह का अखबार देखा होगा। सभी खबरें ना भी पढ़ी हों, खास खास खबरों पर अवश्य नजर दौड़ाई होगी। खबरों को देखते हुए अपने समय और समाज की जो तस्वीर आपके मन में बनती है, क्या आप उसे एक लेख में व्यक्त कर सकते हैं? अब जरा गौर कीजिए, क्या आप इन सवालों के उत्तर सही दे सकते हैं? क्या वास्तव में ही यह लेखन आप सही तरीके से, बिना कठिनाई के, बिना चुनौतीपूर्ण लगे कर सकते हैं? अब कहने की आवश्यकता नहीं कि अपनी यादों और मन में आए ख्यालों को, कल्पनाओं को लेख की शक्ल देना अधिकांश लोगों के लिए खासा मुश्किल काम है, क्योंकि हम दिन भर अनेक बातें सोचते हैं, मन में अनेक विचार आते हैं। क्या हम उन सब विचारों को, सब कल्पनाओं को व्यवस्थित कर कलमबद्ध कर सकते हैं? क्या ये काम चुनौतीपूर्ण नहीं है? क्योंकि जिन विचारों को कह डालना बिल्कुल कठिन नहीं लगता, उन्हें लिखने का निमंत्रण एक चुनौती की तरह है। इसके चुनौतीपूर्ण लगने के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण है आत्मनिर्भर होकर लेखन के अभ्यास का न होना। आत्मनिर्भर होकर लेखन से तात्पर्य है जहां लेखक अपने विचारों के द्वारा अपनी शैली में अपनी बात को प्रस्तुत करता है। और यदि हम इस तरह से लेखन का अभ्यास नहीं करते तो यह हमारे लिए चुनौतीपूर्ण लगता है, क्योंकि हम दूसरों द्वारा तैयार या पहले से उपलब्ध सामग्री को रटकर ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देने की आदत का शिकार हो जाते हैं। और ज़्यादातर लोग रटी रटाई या सुनी सुनाई बातों को ही याद रखते हैं,
वे अपनी तरह से अपने विचार प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि दूसरों की बातों को यूं का तो सुनकर आगे प्रस्तुत कर देते हैं। यह आसान है। इस तरह हमें नुकसान होता है, क्योंकि इस तरह हम विचार करने व उन विचारों को अभिव्यक्त करने का महत्वपूर्ण अवसर खो देते हैं। आइए तीसरे बिंदु पर बात करते हैं। क्या निश्चित हैं नए व अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के विषय और स्वरूप? नहीं, नए व अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के लिए अनगिनत विषय हो सकते हैं। विषयों की संख्या अपरिमित है। जैसे आपके सामने की दीवार पर टंगी दीवार घड़ी, दीवार में लगी खिड़की के बाहर का दृश्य, कक्ष का दृश्य आदि आदि अनेक विषय हो सकते हैं, और सभी विषय अलग अलग प्रकृति के होते हैं, और सभी विषयों की मांग भी अलग अलग होती है, क्योंकि विषय अनंत हैं। विषय की अलग अलग सबकी प्रकृति है, और प्रकृति अलग अलग है, इसलिए सभी विषयों पर लिखने की आवश्यकता या मांग भी अलग अलग है। इसलिए सब एक जैसे नहीं हो सकते। कुछ विषयों में खुलापन अधिक हो सकता है, कुछ विषय कम खुलापन व अधिक फोकस वाले हो सकते हैं। हम समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारा विषय है आज़ादी। आज़ादी एक खुला विषय है। इस पर हम किसी भी कोण से अपने विचारों को विस्तार दे सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से आज़ादी, या सामाजिक आज़ादी, या राजनीतिक आज़ादी, किसी भी कोण से हम अपने विचारों को विस्तार दे सकते हैं। और यदि हमारा विषय हो जाए महिलाओं की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, सांस्कृतिक आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी, तो इस तरह हमारा विषय संकुचित हो जाता है। पहले विषय खुला हुआ था, लेकिन अब वह विषय केंद्रित हो गया। इसलिए जो केंद्रित विषय हैं या संकुचित विषय हैं या कम खुलेपन लिए हुए विषय हैं, उनमें हमें अधिक फोकस करने की आवश्यकता रहती है। इसलिए दोनों विषय अलग हैं, इसलिए दोनों की मांग भी अलग है, दोनों की प्रकृति भी अलग है। विषयों की प्रकृति और मांग अलग अलग होने के चलते नए व अप्रत्याशित विषयों पर लेखन का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता, क्योंकि लेखन का तरीका अलग है, लेखन की प्रकृति अलग है, लेखन के लिए मांग या आवश्यकता अलग है। तो जब अलग ढंग से लिखा गया, अलग मांग के अनुसार लिखा गया और अलग प्रकृति विषय की है, तो एक जैसा स्वरूप उस लेखन का नहीं हो सकता। क्योंकि लेखन अलग है तो निश्चित रूप से उसका स्वरूप भी लेखन का अलग ही रहेगा। क्योंकि किसी विषय में तर्क की आवश्यकता होती है, तो किसी के लिए कल्पना की, विश्लेषण की, या स्मृति या आदि की आवश्यकता रहती है। इसलिए सब अलग अलग ही रहते हैं। नए व अप्रत्याशित विषयों पर लेखन खुले मैदान की तरह होता है। यहाँ लेखक को अपने विचार किसी भी दिशा में विस्तृत करने या अपने विचारों को विस्तार देने की छूट रहती है। वह दिए गए विषय पर किसी भी कोण से विचार कर सकता है। ऐसे लेखन में विषय पर किसी भी कोण से विचार करने का पूरा मौका लेखक के पास रहता है। वह किसी भी दिशा में अपने विचारों को विस्तार दे सकता है, अपने लेखन में विविधता ला सकता है। ऐसे विषय पर लेखन के लिए लेखक पर किसी विधा विशेष के अंतर्गत लिखने का दबाव नहीं होता, क्योंकि यहाँ किसी भी दिशा में विचार करने की आज़ादी है लेखक के पास में। ठीक उसी तरह से लेखक किसी भी शैली में किसी भी ढंग से अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। इसलिए उस पर किसी विधा विशेष के अंतर्गत या किसी विधा विशेष की तरह लिखने के लिए बाध्यता नहीं रहती। लेखक पूरी तरह आज़ाद है कि वह अपने लेखन को किस शैली में, किस ढंग से या किस तरह से प्रस्तुत करता है। इन्हीं सब बातों के चलते नए व अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कभी संस्मरण लगता है, कभी रेखाचित्र लगता है, कभी निबंध या व्यंग्य या किसी अन्य साहित्यिक विधा के नजदीक लगता है। यह स्वाभाविक है। चौथा बिंदु है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के क्या हैं लाभ, यानी ऐसे लेखन से हमें क्या लाभ मिल सकते हैं। नए व अप्रत्याशित विषयों पर किया गया लेखन लेखक की मौलिक रचना होती है।
मौलिक इसलिए होती है कि इसमें लेखक अपने विचार प्रस्तुत करता है, क्योंकि लेखक को विषय के संबंध में पूर्व से जानकारी नहीं होती। लेखक दूसरों से सामग्री प्राप्त करके या ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं करता उसको, इसलिए यह लेखक की अपनी मौलिक रचना होती है। और ऐसे लेखन से अपने विचारों को किसी तर्क विचार विश्लेषण के माध्यम से पुष्टि करने की कोशिश रहती है कि लेखक अपने विचारों को किस तरह से स्पष्ट करता है, उसको पुष्ट करता है। ऐसे लेखन से हमारी लेखन कौशल का विकास होता है। ऐसे लेखन से भाषा पर अच्छी पकड़ बनती है और इस तरह से लेखन करने से हमें कम समय में अपने विचारों को संकलित कर सुंदर व सुघड़ ढंग से प्रस्तुत करने की कुशलता का विकास होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसे लेखन से हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलती है। आइए 5वां बिंदु पर बात करते हैं। क्या नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन की कोई तकनीक है? यह हम जान चुके हैं कि यह लेखन चुनौतीपूर्ण है, कठिन है। तो क्या इसकी कोई तकनीक है, कोई फॉर्मूला है? नहीं। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन की कोई तकनीक नहीं है। और यदि कोई तकनीक या फार्मूला होता ऐसे लेखन के लिए, तो कंप्यूटर हमसे बेहतर लेखक होता, क्योंकि कंप्यूटर उस तकनीक या फार्मूले का हमसे बेहतर ढंग से प्रयोग कर लेता और वह हमसे बेहतर लेखक भी बन जाता। लेकिन तकनीक या फार्मूला न होने के कारण ही हमें अपनी तरह से सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। क्योंकि कोई तकनीक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, हमें अपनी तरह से सोचना पड़ता है और अपने विचारों को अपनी तरह से प्रस्तुत भी करना पड़ता है। नए व अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में मौलिकता व सृजनात्मकता का कारण भी लेखन तकनीक या फार्मूले का अभाव ही है। यदि कोई लेखन तकनीक या फार्मूला होता तो रचना में मौलिकता नहीं होती, सृजनात्मकता भी नहीं होती, क्योंकि हम उस पहले से निश्चित फार्मूले या तरीके के आधार पर ही लिखते और सभी का लेखन एक जैसा होता, यानी उसमें कोई नयापन नहीं हो पाता। इस तरह से यह बेहतर है कि उस तकनीक या फार्मूले का अभाव के कारण ही यह हमारा ऐसा लेखन बेहतर हो पाता है या उसमें हमारा अच्छा मौलिक रचनात्मकता रहती है। आइए अब आपके सामने कुछ नमूने पेश हैं। नमूने नए और अप्रत्याशित विषयों पर किए गए लेखन के हैं। हम इन नमूनों के माध्यम से नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को समझेंगे। विषय है दीवाल घड़ी। विषय बिल्कुल खुला हुआ है। पहला नमूना देखते हैं। विषय दीवाल घड़ी। मेरे घर में जब पहली दीवाल घड़ी खरीद कर आई, वह अब तक आखिरी भी है, तो उसे टांगने की जुगत में पूरा घर जिस तरह लगा रहा, उसकी याद आते ही हंसी छूट जाती है। हम सब उस दिन अंकल पोजर की मुद्रा में खड़े थे। हर कोई भवन शास्त्र से लेकर सौंदर्य शास्त्र तक का विशेषज्ञ होने का दावा कर रहा था। घड़ी यहाँ टंगनी चाहिए, नहीं यहाँ टंगनी चाहिए। कील ऐसे ठोकी जानी चाहिए, नहीं वैसे ठोकी जानी चाहिए। घड़ी हाथ की पहुंच में होनी चाहिए, नहीं पहुंच से बाहर होनी चाहिए। ऐसी तमाम बहसें हम तमाम विशेषज्ञों के बीच चलती रही और अंत में सर्वसम्मति से किसी फार्मूले के तहत काम संपन्न हो पाया। लेकिन तब तक दीवार पर कम से कम 6 जगह उसे टांगे जाने की कोशिशों के निशान छूट चुके थे। अगली दिवाली पर उन गड्ढों के भरे जाने तक दीवाल घड़ी तारों के बीच चमकते धवल चांद की तरह स्थापित रही। चांद तो अब भी हैं, पर तारे नहीं रहे। यह चांद ऐसा है जो तकरीबन सभी मध्य वर्गीय घरों में पाया जाता है। मेरी ही तरह उन घरों के बासिंदों के मन में भी उसे लेकर कुछ न कुछ यादें बसी होंगी। यह कितना अजीब है कि जो प्रतिक्षण समय के बीत जाने पर टकटकी लगाए रखता है, वहीं स्मृतियों के रूप में हमारे भीतर समय को कहीं स्थिर भी कर देता है। आइए
अब दूसरे नमूने पर गौर करते हैं। विषय पहले वाला दीवार घड़ी, वह मेरे ठीक सामने है। एक साफ सुथरी दीवार पर कील के सहारे टंगी, कील दिखती नहीं। इसका मतलब यह है कि कील पर उसके टंगे होने का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन तर्कशास्त्रियों ने तो तर्कसंगत अनुमान को भी प्रमाण की ही श्रेणी में रखा है। इसलिए तर्क पर आधारित यह अनुमान बिल्कुल निरापद है कि घड़ी कील के सहारे टंगी है। वह अपनी जगह बिल्कुल स्थिर है, पता नहीं कब से, लेकिन चल रही है। उसके कांटों में एक अनावृत चक्रीय गति है। चक्र या वृत्त की न कोई शुरुआत होती है न उसका अंत होता है। इस तरह इन कांटों की चक्रीय गति हमें बताती है कि समय अनादि अनंत है। घड़ी को दीवार के आसन पर बिठाकर मानो यही बताते रहने का जिम्मा सौंप दिया है कि समय लगातार बीत रहा है, पर खत्म होने के लिए नहीं। यह विरोधाभास सा लगता है ना। किसी झुके हुए मर्तबान से लगातार पानी गिर रहा है, पर न पानी कम होता है न मर्तबान खाली होता है। गौर करें तो यह विरोधाभास नहीं है। समय अनंत है, पर हम सबका अपना अपना समय अनंत नहीं। घड़ी के चक्कर में हर थोड़ी दूरी पर जो लकीरें हैं वे हमें समय के कृत्रिम खंड ही सही, वे हमें बताती हैं कि हर इंसान का, हर चीज का और हर काम का अपना समय होता है। वह शुरू भी होता है और खत्म भी। याद आता है कौन बनेगा करोड़पति का वह छोटा सा बहुचर्चित जुमला। तो आपका समय शुरू होता है अब। हमने दोनों नमूनों को देखा है। अब हम इन नमूनों पर गौर करेंगे। किसी एक ही विषय पर किया गया नए और प्रत्याशित विषयों पर लेखन कितना भिन्न हो सकता है, हम इसको समझ सकते हैं। आइए इन पर गौर करते हैं। इन नमूनों में से पहला नमूना मुख्यतः स्मृति आधारित है। दीवार घड़ी को देखकर जो यादें मन में उभर आई उन्हें लेखक एक तरतीब दे रहा है, एक व्यवस्था दे रहा है, और उस तरतीब देने के सिलसिले में ध्यान इस बात पर रखा गया है कि वे स्मृतियां पाठक को दिलचस्प जान पड़े, इसलिए ताकि उनका लेखन रुचिकर हो। साथ ही यथासंभव उन स्मृतियों से, उन कल्पनाओं से कहीं एक दो वाक्यों में ऐसा निचोड़ निकाला जाए कि वे किसी सामान्य सत्य यानी एक बड़े धरातल पर अनुभव किए जाने वाले सत्य की ओर इशारा करने लगे। अब दूसरा नमूना है, उस पर गौर करते हैं। दूसरा नमूना दार्शनिक मिजाज का है। यह लेखक दीवार घड़ी को देखता है और रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठकर कुछ ऐसे गंभीर प्रश्नों की ओर उन्मुख हो जाता है जो उस घड़ी के साथ एक क्षण तंतु से जुड़े हुए हैं। अब जरा हम देखते हैं कि एक ही विषय पर दो लेख कितने भिन्न हैं। केवल विषय एक होने के कारण ही उनका स्वरूप एक जैसा नहीं होता, हम समझ चुके हैं। दूसरा कि दृष्टिकोण अलग है, इसलिए उनका लेखन भी अलग है, लेखन का दृष्टिकोण अलग है, लेखन का तरीका भी अलग है। और इस तरह से एक लेख है वो हमें निमंत्रण की तरह लग सकता है, दूसरा लेख है वो दार्शनिक मिजाज का हो सकता है, या आत्मनिष्ठा उसमें अधिक हो सकती है। यानी दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों के स्वरूप अलग हैं, दोनों की मांग अलग है, दोनों की शैली अलग है। इसलिए एक ही विषय पर किए गए दो या अधिक लेख एक जैसे नहीं हो सकते, सभी अलग अलग होते हैं, सभी का अपना दृष्टिकोण है और सभी अपनी तरह से ही अपने दृष्टिकोण को, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए सभी के लेखन में भिन्नता बनी रहती है। अगला बिंदु है नए व अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के लिए सुझाव। हम जान चुके हैं कि नए व अप्रत्याशित विषयों पर लेखन चुनौतीपूर्ण है और ऐसे लेखन के लिए कोई निश्चित फार्मूला या तकनीक भी नहीं है। तो किस तरह से ऐसे लेखन को हम आसान बना सकते हैं या कैसे बेहतर ढंग से अपना लेखन कर सकते हैं। नए
व अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में खुलापन अधिक होता है, क्योंकि विषय खुले होते हैं। अधिक खुलापन लिए विषय एक चुनौतीपूर्ण काम भी होता है उनमें। वो इसलिए कि यदि अधिक खुलापन हमें मिलता है तो हमें अपने आप ही अपने उस खुलेपन को निर्धारित कर लेना चाहिए कि हम किस दिशा में या कहाँ तक अपने विचारों को विस्तार देंगे। यानी लेखक को स्वयं ही अपनी सीमा निर्धारित कर लेनी चाहिए और लेखन शुरू करने से पहले थोड़ा रुक कर अपने विचारों पर गौर करना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि हम अपने किन विचारों को किस तरह से विस्तार दे पाएंगे। फिर लेखक स्वयं तय कर ले कि विषय के किस कोण से उभरने वाले विचारों को, कल्पनाओं को विस्तार देना है। अपना दृष्टिकोण तय कर लेने के बाद निर्वाह योग्य, यानी जो निर्वाह किया जा सके, ऐसी एक आकर्षक शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत आकर्षक हो महत्वपूर्ण है, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि वह आकर्षण आगे भी बना रहना चाहिए। लेखन के लिए लेखक को एक रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए, जिसका हमें फायदा ये मिलता है कि हम इस तरह से अपने विचारों को अपने लेखन के माध्यम से सिलसिलेवार ढंग से, यानी एक तरतीब से उसको विस्तार दे सकते हैं, अपने विचारों को विकसित कर सकते हैं। और ऐसे लेखन के लिए जरूरी है लेखन में सुसंबद्धता और सुसंगति होनी चाहिए। नए व अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में मैं शैली का या आत्मकथात्मक शैली का सहजता से प्रयोग हो सकता है। सामान्यतः मैं शैली का प्रयोग कम किया जाता है, लेकिन क्योंकि यह अप्रत्याशित और नए विषय हैं, इसलिए लेखक अपनी तरह से अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, इसलिए वह सहजता से अपनी मैं शैली या आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग कर सकता है और यह प्रयोग प्रभावी भी हो सकता है। सुसंबद्धता और सुसंगति। यदि हम लेखन में खेल की बात करते करते बिना किसी ठोस आधार या कारण के विज्ञान की बात करने लगे तो हमारे लेखन में बिखराव आने की आशंका रहेगी। ठीक इसी तरह यदि मौसम की बात करते हुए एक बार मौसम को खुशगवार बता, फिर उसी समय वह स्थान के मौसम को उबाऊ या नीरस कह दें, तो हमारा लेखन अविश्वसनीय हो सकता है। यानी हम अपनी बात को खुद ही काट दें तो हम अपने आप अपना लेखन निरस्त हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यदि हम अपने विचारों को एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते, यानी उसमें कहीं बिखराव रहता है, तो भी हमारा लेखन बिखराव में बदल सकता है। इसलिए किसी भी तरह के लेखन के लिए सुसंबद्धता व सुसंगति अति आवश्यक रहती है। आइए 7वें बिंदु पर बात करते हैं, कैसे करें नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन की तैयारी। सर्वप्रथम तो यह जान लें कि नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में किसी सामान्य सत्य को प्रतिष्ठित किया जाता है और इस तरह से उस सामान्य सत्य को प्रतिष्ठित करने के विषय की प्रकृति के अनुसार इसके 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, तथ्य और विश्लेषण प्रस्तुत करके, दूसरा किसी दृश्य की कल्पना करके, और तीसरा तरीका हो सकता है गुण अवगुणों पर तर्कपूर्ण विचार करके। हम इन 3 में से किसी एक तरीके को अपना करके या एक से अधिक तरीकों को अपना करके अपने लेखन के द्वारा किसी सामान्य सत्य को प्रतिष्ठित कर सकते हैं, जो सबका सत्य हो सकता है। और अपने विचारों को, अपने मन की बात को अपने ढंग से लिखें। अपनी सुविधा व विषय की मांग के अनुसार लेखन के तरीके का चयन करें, अर्थात जैसे हमें सुविधा लगती है लेखन के लिए और जैसे विषय की आवश्यकता है, उसके अनुसार ही हमें लेखन की शैली का, लेखन के ढंग का चयन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जिस विषय पर लेखन करने जा रहे हैं वह विषय व्यंग के लिए हो और उस पर हम गंभीर चर्चा करें, या विषय खुलापन लिए हो और हम उसको संकुचित कर दें, या विषय संकुचित हो
और उस पर हम खुले विषय की तरह से लिखें तो यह एक तरह से सही लेखन नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम जैसे हमारे लिए सुविधाजनक है और जैसे विषय की आवश्यकता है उन दोनों को देखते हुए ही लेखन के विषय का चयन करें। इस तरह से यह हमारे लेखन को बेहतर कर सकता है। और महत्वपूर्ण है कि हम परंपरागत ढंग से सोचते हैं, लेकिन परंपरागत ढंग से सोचने के साथ साथ नए या पहले से अलग ढंग से विचार करने और उन विचारों को व्यवस्थित कर लिखने का अभ्यास करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम अपने विचारों को अपने ढंग से प्रस्तुत नहीं करते और साथ ही अपने परंपरागत विचारों के साथ नए विचारों को नहीं जोड़ते या नए ढंग से नहीं सोच पाते या नई कल्पनाएं नहीं कर पाते और उन विचारों को, उन कल्पनाओं को यदि अपनी तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाते या प्रस्तुत करने का अभ्यास नहीं करते तो यह ऐसा लेखन हमारे लिए चुनौतीपूर्ण ही बना रहता है। आइए हम पुनरावृत्ति करते हैं। अब तक हमने जो अध्ययन किया है उनमें से कुछ बातों को हम पुनः याद करते हैं। अधूरे वाक्यों को पूरा करें। हम नया सोचने लिखने का प्रयास नहीं करते। हम जान चुके हैं कि हम ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने की आदत का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि नया सोचना एक चुनौतीपूर्ण काम है, अलग सोचना पड़ता है और हमें जैसा पहले से सामग्री उपलब्ध होती है हम ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि हम दूसरों द्वारा तैयार की गई सामग्री को याद करके ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देने की आदत का शिकार हो जाते हैं। नए सोचने या नई तरह से विचार करने की आदत हम नहीं बना पाते। लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास नहीं होता। हम बात कर चुके हैं, हम अनेक कल्पनाएं दिन भर करते हैं, अनेक विचार मन में आते हैं, लेकिन हम उन विचारों में से कुछ को भी लिखित रूप से अभिव्यक्त नहीं करते। और जब हम अभिव्यक्त नहीं करते तो निश्चित रूप से हमें लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप में अभिव्यक्ति का अभ्यास ही नहीं करते। इसलिए हम इस दृष्टि से हम कमजोर रह जाते हैं। हम विचार प्रवाह को थोड़ा नियंत्रित करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ विषय खुलापन लिए होते हैं और कुछ विषय केंद्रित या कम खुलापन वाले या अधिक फोकस वाले हो सकते हैं। और स्पष्ट है कि स्पष्ट फोकस और कम छूट वाले विषय पर सावधानी व एक सीमा में रहकर ही लिखना होता है। जो केंद्रित विषयों पर विचार करने के दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से कम होते हैं। लेखन के लिए पहले उसकी यानी लेखन की एक रूपरेखा स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि स्पष्ट है यह आकर्षक शुरुआत के साथ बात को सिलसिलेवार ढंग से एक व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए यह रूपरेखा महत्वपूर्ण होती है। लेखन में मैं शैली का प्रयोग होता है, क्योंकि यह प्रकृति है विषय की और लेख में व्यक्त विचारों में आत्मनिष्ठा होती है और जो लेखक है वह अपने विचारों को अपनी तरह प्रस्तुत करता है। इसलिए ऐसे लेखन में लेखक के व्यक्तित्व की छाप हमेशा बनी रहती है। यह स्वाभाविक ही है। अन्य लेखन में मैं शैली का इतना प्रयोग नहीं किया जाता या प्रतिबंधित रहती है, लेकिन नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में हम सहजता से इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपनी व्यक्तित्व भी और अपने विचारों की छाप भी ऐसे लेखन में हमें प्रस्तुत करने का अवसर मिल जाता है। आशा है आपको यह अध्याय अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सभी का बहुत बहुत